स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, जहां पर कल एक्सपायरी से पहले आज फिर मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। तो निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर 120 अंकों की गिरावट पर कारोबार ½ % के नुकसान पर ट्रेड बनता दिखाई दिया है। 22,000 को टेस्ट करता हुआ ये इंडेक्स वैसे फ्रेश डे लो पर इस समय आ पहुंचा है, क्योंकि प्रीवियसली हम इसे 10 पॉइंट ऊपर थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहे थे। अब आते हैं आपके लिए लेकर निफ्टी बैंक का हाल, जहां पर दबाव ज्यादा है। 300 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान इस इंडेक्स ने भी अब दिखा दिया है। दिग्गजों में क्लियरली पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं और मिड कैप्स भी पीछे नहीं है। 528 अंकों की गिरावट के साथ ये इंडेक्स भी ट्रेड दिखा रहा है। मंदी में एडवांस डिक्लाइन रेशियो जाहिर तौर से नेगेटिव रहेगा, जहां पर गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है। अब प्रेशर कहां से बना, एक थोड़ा सा माहौल आपको बताएं तो रिलायंस का साथ नहीं है, ना ही आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी का। एलएनटी भी आज मुनाफा वसूली में ही ट्रेड कर रहा है। मदद थोड़ी सी मिल रही है तेजी में तो टेक्नोलॉजी और इंश्योरेंस कंपनियों में और टाटा मोटर्स में कुछ कुछ खरीदारी के अंश आपको दिखाई देंगे। ये है आपके लिए स्थिति इस समय बाजार की। अब इस तरह के मार्केट में जहां पर शायद आगे और वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे, क्या रणनीति होनी चाहिए और हमारे जानकारों की अप्रोच क्या है, इसकी बातचीत करते हैं। 3 मेहमान जो हमारे साथ इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं, उनके रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर है। रुचित करीब 3.9% के रिटर्न्स के साथ आगे चल रहे। शिल्पा राउत की कल करीब -2% के नेगेटिव रिटर्न्स थे एंड -3.5% के नेगेटिव रिटर्न हरीश जुझारे के थे। ये कल दोपहर तक की स्थिति है। कल और आज में कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन मार्केट पर अप्रोच क्या रहेगी उस पर पहले राय ले लेते हैं। हरीश, क्या रणनीति रहे, क्योंकि ऑफ कोर्स कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के लिहाज से कोई ट्रेड इस समय? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। मार्केट बिल्कुल हमने देख रहा है तो कल इवनिंग टाइम पे ऊपर की ओर मूव हुआ था, लेकिन हायर लेवल्स पे टिक नहीं पा रहा था। जस्ट 22,200 के आसपास 250 के अराउंड एक मजबूत सेलिंग बन रही है। तो अभी फिलहाल अगर निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी मुझे मेरे हिसाब से 22,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके आसपास मुझे लग रहा है कि सपोर्ट ले सकता है आज के लिए। और 20 डे मूविंग एवरेज भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास है, तो मुझे लग रहा है कि उस लेवल से रिबाउंस देखने मिल सकता है कल एक्सपायरी है तो। दूसरी मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा वीक हो सकता है, और क्योंकि जिस तरीके से 20 डे मूविंग एवरेज भी ऑलमोस्ट निकल चुका है, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सेलिंग प्रेशर जारी हो सकती है और कंटिन्यूएशन। निफ्टी एक बड़ा पेन पॉइंट बना हुआ है, देखते ही देखते 475 अंकों की गिरावट अब मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो अब 500 पॉइंट गया निफ्टी बैंक का। प्रेशर तो अच्छा खासा बन रहा है इस घंटे। एचडीएफसी बैंक कोटक में दबाव बनता हुआ, एचडीएफसी बैंक का पूरा 1% नीचे आ चुका है। मिनटों में दरअसल ये पोजीशन बदली है एचडीएफसी के लिए, और कोटक में भी अब बिकवाली की सिचुएशन और मैग्नीफाई होती हुई दिखाई दे रही है। कल से एसबीआई का साथ नहीं था, तो वहां पर भी हम देख रहे हैं अंडर करंट नेगेटिव ही है। रुचित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस तरह के माहौल में? अब वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। शायद थोड़ा कॉशियस व्यू है मार्केट्स के ऊपर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाई लेवल्स पे सस्टेनेबल मूव नहीं। और सेकेंडली अगर आप ऑप्शंस की पोजीशंस देखेंगे तो 22,200 के कॉल में लगभग 1,70,00,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो गया है। तो इतनी कॉल राइटिंग जब हुई है तो क्लियर इंडिकेशंस है कि आज और कल 2 दिन में मार्केट्स में अपसाइड काफी लिमिटेड रहने वाला है। और जैसे हम मिड कैप स्पेस में या ब्रॉडर मार्केट्स में आज ही नहीं, कल और परसों भी हमने देखा था कि मार्केट ब्रेथ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। सो वो क्लियर इंडिकेशंस है कि ब्रॉडर मार्केट्स में बाइंग इंटरेस्ट कम देखा जाएगा। हो सकता है कुछ चुनिंदा लार्ज कैप जैसे आईटी जैसे स्टॉक्स नो रिलेटिवली आउट परफॉर्म करे, बट मार्केट का टेक्सचर इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है। इतना पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकता है। शिल्पा भी हमारे साथ आज फोन लाइन से जुड़ रही हैं। शिल्पा, आप अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट कर रही हैं? हाँ जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। डेफिनेटली यहाँ पे है थोड़ा प्रेशर, लेकिन जैसे हमने कल भी बात किया था कि 22,000 पे सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर वो होल्ड करता है तो हम लोग यहाँ से एक अपसाइड मूव वापस देख सकते हैं 200 पॉइंट का। और बैंक निफ्टी जब तक 46,000 होल्ड करा है तब तक ऑल्सो अगेन वी आर सेफ टू से कि ट्रेंड ठीक है। तो ये जो अभी लेवल्स है एकदम क्रूशियल टर्न अराउंड लेवल्स पे है। तो यहाँ पे मैं फ्रेश किसी को भी सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। यहाँ पे मैं जिन्होंने पोजीशन रखा है उनको होल्ड करने के लिए हम लोग सलाह दे रहे हैं। अगर 21,900 के नीचे निफ्टी डिसाइसिवली ट्रेड करता है देन ओनली वी विल रीइवैल्यूएट आवर पोजीशन। ओके, तो अगर ये मार्केट यहाँ से टर्न करे और स्थिति और बिगड़े
तो शायद री-इवैल्यूएट किया जाए। इन लेवल्स पर शॉर्ट करने की सलाह बेसिकली नहीं है, लेकिन संभल कर चलिएगा, ये आपको राय मिल रही है हमारे जानकारों से। चलिए आपके लिए लेकर आते, पहले तो हमारे जानकारों ने कल जो ट्रेड्स दिए हैं उसमें से क्या कुछ इन्होंने कैरी किया, लेकर आइए हरीश का पोर्टफोलियो। उससे पहले क्या टॉप कॉल्स है? टॉप कॉल्स नहीं है आज, हाँ वही। तो हरीश ने एक ट्रेड ओपन रखा है हाल वाला, बाय साइड का ट्रेड था। सुबह में एस्कॉर्ट्स कुबोटा का सेल साइड का ट्रेड इन्होंने एग्जिट किया, इन्होंने प्रॉफिट बुक किया रादर, और कल अपोलो हॉस्पिटल्स के बाय साइड के ट्रेड में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। हरीश, आज का नया सौदा क्या है? हर्षदा जी, मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो मुझे टीसीएस से बाय करने रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि थोड़ा सेफर साइड में ट्रेड करना बेटर लग रहा है। और टीसीएस जो है एक अपसेट ट्रेंडिंग चैनल में चल रहा है, और प्राइजेस कल ब्रेकआउट भी दिया था, एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि प्राइजेस अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा टीसीएस में, और टारगेट्स रहेंगे 4360 का करंट लेवल से बाय की रहा है, और स्टॉप लॉस रहेगा 4050 का। 4050 का स्टॉप लॉस। टीसीएस आज दरअसल कंट्रीब्यूटिंग साइड पर है तेजी में, तो इसी के साथ जाना है। 4360 का टारगेट यहाँ पर हरीश दे रहे हैं। रुचित का पोर्टफोलियो देखेंगे तो फेडरल बैंक का वो ट्रेड है जो इन्होंने दरअसल कल दिया था, वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं, वरना इनका आज भारतीय एयरटेल में प्रॉफिट बुक हुआ, और भारतीय में अच्छे पैसे बने हैं वैसे। रुचित, नया ट्रेड आप क्या जोड़ेंगे? एक सेल साइड का ट्रेड रहेगा, वो है पीवीआर आइनॉक्स में। सो हम देख रहे हैं कि स्टॉक ऑलरेडी एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था पिछले कुछ महीनों से, और जो छोटे मोटे पुल बैक मूव्स भी आए उसमें स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंसेस क्रॉस नहीं किए, और आज फिर से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बन रहा है। तो करंटली 1375 के आसपास यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। 1408 के स्टॉप लॉस और 1310 के टारगेट्स रहेंगे। 10 के टारगेट के लिए मंदी का ट्रेड ये फिलहाल आपके लिए पीवीआर आइनॉक्स में आ रहा है। आज 25 रुपए नीचे वैसे कारोबार कर रहा है। 1408 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा अगर इस शॉर्ट ट्रेड को आप भी ले रहे हैं। अब आते हैं शिल्पा के पोर्टफोलियो पर। तो टाटा कॉम मुझे याद है कल इन्होंने दिया था, वो ट्रेड अभी भी होल्ड कर रही है, बाय साइड का ट्रेड था, तो ये बरकरार है। प्रॉफिट बुक हुआ है टाटा स्टील में, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में स्टॉप लॉस कल ट्रिगर हो गया था। बताइए शिल्पा, क्या नया ट्रेड रहेगा? जी, मेरा बाय साइड में रहेगा हैवल्स में। हैवल्स यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहा है, ऐसे मार्केट में भी इट इज़ नॉट फॉलिंग डाउन। तो मुझे लगता है अगर रिव्यू सही जाता है कि मार्केट रिवर्स करता है देन इट विल सी मोर अपसाइड। तो हैवल्स अभी 1519 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें पार्टिसिपेट करना है। आपको 1470 का स्टॉप लॉस रखना है, एंड टारगेट्स ऑफ 1585 टू 1630। 1585 टू 1630 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का हेवल्स, और इस पर कल भी बात हो रही थी जिस तरह से ब्रोकरेजेस कुछ बुलिश हुए हैं, और कल दोपहर में भी इस पर बाय कॉल्स कई सारे आए थे, तो अभी भी बाय साइड पर ही है शिल्पा 1585 के टारगेट के लिए। तो ये इनफैक्ट वो लेवल है। अच्छा, वैसे शिल्पा, अगर 22,000 टूट जाए तो उसके नीचे कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर उसका एक पहले व्यू दे सके, क्योंकि अब 150 पॉइंट नीचे आ चुका है बात करते करते इंडेक्स। हर्ष जी, जैसे मैंने बोला कि ये एक हो सकता है डिप ले 22,000 के नीचे, बट दिस टर्न अराउंड विल डेफिनेटली हैपन फ्रॉम दिस लेवल। मुझे लगता है 21,900 पे भी सपोर्ट है, तो अगर आप देखेंगे तो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स है ही डाउन साइड में। तो एनीवेयर इन बिटवीन 22,000 से लेके 21,900 के बीच में एक डिप से मुझे लगता है यहाँ पे टर्न अराउंड स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, क्योंकि डेटा थोड़ा बुलिश ही है। आई डोंट सी एनी पैनिक एज ऑफ नाउ। ओके, फिलहाल कोई पैनिक ना करें, 22,000 के नीचे आएगा, डिप लेकर फिर से घूमेगा, ये भरोसा है शिल्पा को। चार्ट्स पर यही रीडिंग है इस समय, लेकिन थोड़ी सी मुनाफा वसूली बढ़ रही है। चलिए, तो हमारे जानकार अब एक एक ट्रेड और जोड़ सकते हैं, स्पेशली तीनों। इनफैक्ट आप लोग तैयार करिएगा अपने नए ट्रेड को, हम कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ बढ़ते हैं। तब तक मिश्र धातु निगम, इनफैक्ट कल ये स्टॉक थोड़ा सा एक्टिव था, इसमें हल्की सी एक्शन तेजी की तरफ बनती हुई दिखाई जरूर दे रही थी। कंपनी ने कॉन कॉल की और मैनेजमेंट ने भरोसा जताया है कि स्पेस सेक्टर में एफडीआई निवेश के जो नियम आए हैं उससे काफ़ी फायदा मिलेगा। याद रखिएगा कि कंपनी एरोस्पेस में कई सारे ऑर्डर्स हाल फिलहाल में बैग करती भी नजर आई है। ऐसे में FY25 के लिए ग्रोथ गाइडेंस क्या है, इस समय सिचुएशन क्या है, सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ है कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार झा। झा साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इनफैक्ट उस कॉन कॉल में जो आप लोगों ने कहा कि एरोस्पेस सेक्टर और स्पेस में जो सरकार ने थोड़े से नियमों में क्लैरिटी दी है, कुछ डेफिनेशन आई है, उससे फायदा मिलेगा,
कितना एक्सपोजर आपकी ओवरऑल ऑर्डर बुक का एरोस्पेस ऑब्लिक स्पेस में है, अगर उसका अंदाजा दे सकें, और ये जो नियम है ये कितनी आपके लिए आगे अपॉर्चुनिटी खोलते हैं? जी, धन्यवाद हमको इस शामिल करने के लिए इस वार्ता में। तो सबसे बड़ी बात है कि स्पेस और एरोस्पेस ये दोनों में काफ़ी सारे ओवरलैप हैं। तो एरोस्पेस में जो काम आने वाले मटेरियल हैं वो ऑलमोस्ट स्पेस में भी उनका इस्तेमाल होता है। तो अभी फिलहाल हमारा जो ऑर्डर बुक है एरोस्पेस पे ज़्यादा फोकस है, और स्पेस में ऑलरेडी हमने एक काफ़ी पिछले 2-3 साल में काफ़ी अच्छा हमने उनमें योगदान दिया है। हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो FDI जो अभी दिया गया है मंजूरी स्पेस सेक्टर में, वो डेफिनेटली मिधानी के लिए एक यूजफुल रहेगा, क्योंकि हमारे जितने भी उनके रिक्वायरमेंट्स स्पेस के, उन सब का हमारे पास सर्टिफाइड मटेरियल है और हमने उनको ऑलरेडी सप्लाई किया हुआ है। तो इसमें हमारा एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जब ये रियली बिजनेस फॉर्म में आते हैं, तो अभी तो जस्ट एक तरह से पॉलिसी ही निर्धारण हुआ है। पॉलिसी को ग्राउंड में लाते लाते कुछ समय लगेगा। तब तक ऑलरेडी हमारे पास स्पेस और डिफेंस के काफी सारे ऑर्डर हैं। तभी हमारा 70% से ज्यादा ऑर्डर बुक में एरोस्पेस और डिफेंस के ऑर्डर्स हैं। और जैसे जैसे ये स्पेस की पॉलिसी में क्लैरिटी आएगी, तो स्पेस की भी ऑर्डर हम उसमें कैप्चर कर सकते हैं। तो मुझे क्या ब्रेकअप दे पाएंगे झा साहब, जब आप कहते हैं आपकी 70% बुक एरोस्पेस और डिफेंस की है, 1700 करोड़ आई थिंक बाय द एंड ऑफ लास्ट मंथ आपके ऑर्डर्स थे, इसमें से कितना हिस्सा स्पेसिफिकली एरोस्पेस और स्पेसिफिकली डिफेंस का है? क्या वो ब्रेकअप आप शेयर कर पाएंगे? इसमें करीब 50% इसमें एरोस्पेस का है और 50% इसमें इसका डिफेंस का है। ओके। इस टोटल जो हमारे जो 71% की बात कर रहा हूँ, करीब 1260 करोड़ का जो इसमें ऑर्डर बुक है दोनों मिला के, एरोस्पेस एंड डिफेंस, इसमें 50% हमारा एरोस्पेस का है और 50 डिफेंस का है। ओके, यानी कि 600 करोड़ रफली। ये मुझे बताइए अब यहाँ से कितनी विजिबिलिटी है और नए ऑर्डर्स आने की, क्योंकि दोनों तरफ डिफेंस में भी हम देख रहे हैं सरकार क्लियरली वो इंडिजिनाइजेशन पर काफी ज्यादा जोर दे रही है। हर दूसरे महीने वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कई सारी वेपनाइजेशंस के ऑर्डर्स को अप्रूव करता है। वो कितना ऑर्डर फ्लो देखने को मिला है इस पूरे साल में, अगर उसका अंदाजा दे सके, और आपकी कैपेसिटी क्या इस समय फुल करंट लेवल्स पर चल रही है? फुल कैपेसिटी पर आप काम कर रहे हैं इन ऑर्डर्स को सर्विस करने के लिए? ये अभी इस साल में अगर हम देखें, हमारा जो ऑर्डर बुक रहा है ये अभी तक का हाईएस्ट एवर रहा है, जो कि पिछले 9 महीने में हमने जो बुक किया है। और इस Q4 को अगर मैं इसमें ऐड करूं तो करीब 1500 करोड़ तक का हम लोग ऑर्डर बुकिंग इस साल करने की संभावना है, 1500 करोड़ से ज्यादा का। और इसमें सबसे ज्यादा रहेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, डिफेंस और एरोस्पेस मिला के मैक्सिमम रहेगा। हाँ। और फ्यूचर में अगर मैं देखूं इस सेक्टर्स का जो ग्रोथ है, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट का भी क्लियरेंस मिल रहा है, तो इन सब में ग्रोथ की संभावना और बढ़ रही है। दूसरा एक और अच्छा इसमें इंडिकेशन है कि अभी एरो इंजन में, एक तरह से एरो इंजन मटेरियल पे इंडिया में काफी सारे काम हो रहे हैं। तो वहां पे भी मिधानी का एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी है मिधानी का, क्योंकि हमने एरो इंजन मटेरियल में काफी सारे प्रोडक्ट डेवलप करके उसको सर्टिफाई करा के हमारा मतलब उपयोग में आ रहा है। जैसे जैसे इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो हमारा इसका भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। और हम ये भी अभी देख रहे हैं कि जितने भी OEM है, जो ओवरसीज OEM जो इंडिया में एस्टैब्लिश कर रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, अब हम लोग उनके सप्लाई चेन में एंटर कर रहे हैं। जो उनका सप्लाई चेन जो बाहर से आता है उसको हम लोग अभी इंडिजिनस बना के उसमें भी एंटर कर रहे हैं। जैसे कि फिलहाल हमने देखा कि अभी हम लोगों ने इसमें टाटा जो एरोस्पेस के साथ जो टाटा का एक कोलैबोरेशन है, उसमें हम लोग कुछ योगदान दे रहे हैं जी। उसमें हमने स्टार्ट किया है, अभी योगदान अभी उसमें बढ़ेगा। इसके अलावा हमारे पास ऑलरेडी हम जो एक रोल्स रॉयस और इनके साथ है, HAL के साथ कोलैबोरेशन है, उसमें हम योगदान दे रहे हैं मटेरियल्स का। तो डोमेस्टिक में दे रहे हैं और ओवरसीज मार्केट में भी एंटर कर रहे हैं सप्लाई चेन में। तो आइडिया ये है कि हम मिधानी की जो एक तरह से स्पेशलिटी है सुपर अलॉयज में और टाइटेनियम अलॉयज में, उसको हम लोग डोमेस्टिक और प्लस इंटरनेशनल लेवल पे दोनों के सप्लाई चेन में हम लोग इसमें घुसे, बड़े पैमाने पे घुसे। ठीक है, तो फिर मुझे ये एक अंदाजा दे सके कि
ये एरोस्पेस के जो इंजन मटेरियल आप सप्लाई कर रहे हैं वो डोमेस्टिक और साथ ही साथ ऑफ कोर्स इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए रहेगा। गोइंग फॉरवर्ड रेवेन्यू विजिबिलिटी एक्सपोर्ट मार्केट के लिए कितनी रहेगी, डोमेस्टिक मार्केट के लिए कितनी रहेगी, या फिर FY25 के लिए आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? FY25 में हम लोग करीब करीब अभी जो इस साल में उसके ऊपर करीब 20-25% ग्रोथ तो रहेगी इस साल के तुलना में के अपेक्षा में देखें तो। और दूसरी बात रहेगी कि इसमें जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन में भी इस साल हम करीब करीब 70-80 करोड़ तक का हम लोग एक एक्सपोर्ट का टारगेट है हमारा। ओके। और उसको हम लोग डबल करने की संभावना देख रहे हैं अगले साल, क्योंकि मार्केट एपेटाइट अच्छा है, मार्केट में पोटेंशियल अच्छा है और हमको बस एक हमारी कैपेसिटी को कुछ बढ़ाना है, तो वो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों मिला के FY25 में एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ की अच्छी संभावना है और डोमेस्टिक में भी तो रिक्वायरमेंट है ही। ये दोनों मिला के कंपनी के लिए एक अच्छी मतलब ग्रोथ की संभावना तो बन रही है। ग्रोथ की संभावनाएं हैं, ऑर्डर विजिबिलिटी अच्छी है। झा साहब, एक सवाल आता है फिर मार्जिन्स क्या बेहतर होंगे, क्योंकि तीसरी तिमाही में हमने कुछ वीकनेस देखी है, शायद रॉ मटेरियल कॉस्ट में जो वॉलेटिलिटी हाल फिलहाल आई है उसका असर है, लेकिन मार्जिन्स की इंप्रूवमेंट की साइकिल अब यहाँ से शुरू हो पाएगी या नहीं? मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इसमें एक बढ़ोतरी होगी, लेकिन वो एक चूंकि हम एक अभी ग्लोबल लेवल पे इसको एक एड्रेस करना है, जिस तरह से हमारा ग्लोबल सिनेरियो या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होगा उसी पे ये सब डिपेंड करेगा। बट आज के समय में देखें तो अभी तो स्टेबिलिटी आई है प्राइसेस में, रॉ मटेरियल प्राइस में, बट ये कब तक रहेगा इसका कहना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही संभावनाओं के खेला। और एक तरह से अभी इंडिया में भी और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग इसका ग्रोथ इंडिया में भी इंडियनाइज किया जाए, रॉ मटेरियल का भी उसके तरफ भी फोकस चल रहा है। बट ये अभी भी एक मेजॉरिटी हम लोगों का जो डिपेंडेंस है वो इंटरनेशनल सप्लाई चेन के ऊपर तो निर्भर करता ही है जी। तो 20-25% के दायरे में ही मार्जिन्स रहेंगे उस लिहाज से? 20-25 तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 20 के आसपास के लिए हम लोगों की कोशिश रहेगी कि उसको मेंटेन करें जी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा के, और उसको जो भी हमारे कॉस्ट कटिंग मेजर्स को लेके इसी तरह से इसको मेंटेन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया झा साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। गुड लक फॉर Q4 और ऑफ कोर्स FY25 के टारगेट्स मैं उम्मीद कर रही हूँ आप बीट ही करेंगे। लेंगे एक ब्रेक के बाद एक स्टॉक हमारे जानकार जोड़ सकते हैं, उनके पोर्टफोलियो पर भी नजरें होंगी। खिलाड़ी नंबर 1 हमारे जानकारों के ट्रेड्स आ चुके हैं। वैसे एक ट्रेड देने की जगह है। शिल्पा, कुछ है ट्रेड आइडेंटिफाइड या फिर रुकेंगी? नहीं लगता है शिल्पा से। जी हर्षदा जी, मुझे अभी मदरसन अच्छा लग रहा है। ओके। मदरसन 118.5 पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस 105 का रखना है और जो पहला टारगेट रहेगा वो 131 का रहेगा, इसके ऊपर 138 के लेवल्स। 131 के लिए टारगेट आ रहा है मदरसन पर, बाय साइड का ट्रेड, संवर्धन मदरसन दैट इज। रुचित? जी अच्छा जी, मैं वेट करूंगा सेकेंड हाफ में 22,000 के आसपास से कैसी अगर रिकवरी आती है कि वो लेवल ब्रेक होता है, उसके बाद ही नेक्स्ट ट्रेड का डिसीजन होगा। आप भी इंतजार करेंगे या ट्रेड है? अच्छा जी, मैं थोड़ा वेट करूंगा, थोड़ा मार्केट सेटल डाउन होने के लिए वेट करूंगा, तो उसके बाद सेकेंड हाफ में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आता हुआ। चले तो मैं सारे ट्रेड्स जो आए हैं उसको रिकैप कर देती हूँ। हरीश ने TCS नया जोड़ा, 4360 का टारगेट, 4050 स्टॉप लॉस है। हैल इन्होंने कल से आज में कैरी किया है, 3350 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी बाय साइड की। रिटर्न्स कहाँ ज़्यादा बन रहे हैं? हैलन को 1.1% गेन दे रहा है। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर, और ये पोर्टफोलियो दिख रहा है आपको रुचित का। फेडरल बैंक कैरी किया, 163 टारगेट, 149 स्टॉप लॉस। PVR आइनॉक्स में शॉर्ट साइड का ट्रेड इन्होंने जोड़ा है, 1310 का टारगेट है, इधर 1408 का स्टॉप लॉस। फेडरल बैंक ड्रैगर है, PVR भी ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। अब आते हैं शिल्पा के पोर्टफोलियो पर। तो शिल्पा ने टाटा कॉम्स को दरअसल होल्ड किया है, 2100 का टारगेट था वो, और हेवल्स आज नया जुड़ा, 1585 पहला टारगेट इनका,
हेवल्स का, और 1470 दरअसल स्टॉप लॉस था हेवल्स पर, जो नया ट्रेड आया है। और साथ ही साथ संवर्धन मदरसन इन्होंने जोड़ा। 131 का टारगेट, 105 का स्टॉप लॉस है। किसी वजह से हम वो दिखा नहीं पा रहे हैं। रिटर्न्स की सिचुएशन अब आपके सामने ऐसी है कि रुचित अब 4% के पॉजिटिव रिटर्न्स पर है। शिल्पा -2 पर थी, अब -1.66% पर आई हैं, और -4% के रिटर्न्स हरीश जुजारे के इस समय बन रहे हैं। ये है आपके लिए अब तक की ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। कोई भी बदलाव होगा तो उसका अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे स्क्रीन पर। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन। तो आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।